बोला है कि सेंसेक्स का ऊपर और नीचे गिरना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और बहुत सारी स्पेकुलेशन भी है, जो कि फाइन प्रिंट जो सर ने बोला उसको स्टडी करने के बाद एक फाइनल लेआउट नजर आएगा। बट जो अनाउंसमेंट आज गवर्नमेंट ने करी है एमएसएमई को लेकर के, वो एक्चुअली बहुत ही सराहनीय है। एमएसएमई को लेकर के जो उन्होंने एमएसएमई की क्लासिफिकेशन चेंज करी है, एमएसएमई के लिए सीजीटी एमएससी स्कीम के तहत जो लोन अमाउंट पहले 5 करोड़ था वो 10 करोड़ रुपए की लिमिट बढ़ाई है। ऐसे जो सराहनीय स्टेप है वो एमएसएमई को बहुत ही अच्छा ये किस तरह का चेंज है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत पहले अगर क्लासिफिकेशन की बात करें आपके माध्यम से, कि पहले जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की क्लासिफिकेशन है, जो पहले 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट थी वो अब 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, और जिनकी टर्नओवर पहले 5 करोड़ थी वो अब तकरीबन 10 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनी को माइक्रो एंटरप्राइजेस के तहत माना जाएगा। उसी तरीके से स्मॉल पहले 50 करोड़ सीजीटी एमएससी स्कीम की जो लोन है वो 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनी के लिए लिमिटेड थी। ये क्लासिफिकेशन चेंज होने की वजह से जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनकी टर्नओवर लिमिट कर दी गई है 100 करोड़ रुपए की। तो अब जो 100 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनी है वो इस स्कीम का फायदा उठा सकती है, जो पहले सिर्फ 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाली लिमिट के लिए था। दूसरा, जो लिमिट पहले सिर्फ 5 करोड़ रुपए की थी, मतलब जो 50 करोड़ रुपए के आसपास की टर्नओवर तक पहुंच गए हैं, एनहांसमेंट उनको चाहिए बट किसी वजह से एनहांसमेंट नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर गए हैं और 5 करोड़ की लिमिट ऑलरेडी पहले से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब वो 100 करोड़ तक की टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है और उनकी लोन लिमिट भी 10 करोड़ तक बढ़ा दी गई है, जो कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की एडिशनल लोन फंडिंग हो पाएगी इस स्कीम के तहत। सुशील कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट। सुशील कुमार जी, अब ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ये बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई, ये मतलब क्या ओल्ड रिजीम के हिसाब से चेंज 50,000 से 1 लाख रुपए जो किया गया है? सुशील कुमार साहब, इसको समझाइए जरा। सर, स्टैंडर्ड जो किया गया है वो ओल्ड में न्यू रिजीम के हिसाब से है, उसमें जो सीनियर सिटीजनशिप को जो दिया। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है अभी? हाँ, बोलिए अब। सर, ये न्यू रिजीम के हिसाब से है। जो न्यू रिजीम में है उन्होंने जो 75 है, उन्होंने 75 जो किया वो सीनियर सिटीजनशिप के लिए जो मुझे समझ में आया वो 75 सीनियर सिटीजन के न्यू रिजीम के अंदर है। ओल्ड रिजीम में अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। ये गर्ग साहब जरा आप आइए, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो घोषणा है वो अलग से क्या है, उसको लेके क्लैरिटी क्या है? वो टीडीएस के लिए है। अच्छा, वो टीडीएस के लिए है। कि सीनियर सिटीजन को एक फायदा दिया है कि उनको पैसिव इनकम होती है। हाँ। उनका टैक्स कट जाता था, फिर उनको रिफंड लेने जाना पड़ता था। हाँ। तो सीनियर सिटीजन को 2 फायदे हैं। एक फायदा आपको पहले ही पता होगा कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है, हाँ। तो आप एक फॉर्म 15H आता है, आप उसको फाइल कर सकते हैं, तो आपका कोई ब्याज नहीं, टीडीएस नहीं डिडक्ट होता था। हाँ। वरना 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपकी है एफडीआर से ब्याज है तो आपको टीडीएस डिडक्ट हो जाता था। अब उन्होंने कह दिया कि हम 1 लाख तक कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। ये एक अच्छी बात है कि पहले आपको जाके पहले तो टीडीएस कटवाओ और फिर जाके रिफंड क्लेम करो। तो एक ये बेनिफिट दे दिया। एक बेनिफिट और दिया है बड़ा अच्छा, वो कहा है कि एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम में अगर आपने विड्रॉ किया है, आपको पता होगा नेशनल सेविंग स्कीम में से विड्रॉ टैक्सेबल हुआ करती थी और ये बहुत पहले लोगों ने पैसे जमा करवाए थे। तो उसको कह दिया है कि अगर आपने 29 अगस्त 2024 के बाद में कोई पैसा विड्रॉ किया है, जनरली वो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए फायदा है, उसको भी हम आपसे टैक्स एग्जम्प्ट कर रहे हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। और तीसरा एनपीएस वात्सल्य, जो एनपीएस से आपको पता होगा जब वो विड्रॉ करते हैं तो 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जब आप रिटायरमेंट के टाइम विड्रॉ करते हैं तो आपको 60% विड्रॉल अलाउड होती है, 40% तक आप एन्युटी ले सकते हैं। अब सरकार ने कह दिया है कि एनपीएस वात्सल्य से भी आप विड्रॉ करोगे, उसमें वही नियम लगेंगे जो एनपीएस पर। तो ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं सीनियर सिटीजन्स के संदर्भ में। निर्मला सीतारमण ने जो बात कही उसमें एक ये महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। और अभी तक अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, दिमाग में कोई भ्रम है टैक्स को लेकर, तो अब वो दूर हो जाने वाला है। किसको कहां तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसको किसके बाद कितना टैक्स लगेगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा अपनी सैलरी के हिसाब से, सालाना सैलरी के हिसाब से, तो उसके टैक्स में क्या इजाफा होता जाएगा। आइए इसको और सरल तरीके से समझते हैं। गर्ग साहब समझाएंगे जरा। नई टैक्स, अब पहले तो ये समझ लीजिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो परिवर्तन है वो नई टैक्स रिजीम में हुआ है।